सप्लाई पे डिपेंड करी, एन टर्न आई ये कांस्टेंट होते हैं, क्या होते हैं, एक बार लगा दिए तो लगा दिए। चेक करो वही एक बार फिर से वो इसका क्लियर है। ई वन छोड़ो, अब ई बाई एफ लेके आ रहा हूं, एफ इधर ले आया और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैं बोल रहा हूं इसको फाइव के कुछ टाइम के लिए, और ई को कुछ टाइम के लिए मैं वी बोल देता हूं। तो ई, क्योंकि ई और वी बराबर होते हैं, वी बाई एफ प्रोपोर्शनल टू, इस पे कुछ ऑब्जर्वेशन करते हैं। यहां से कुछ निकालते हैं, ये सारा ये टॉपिक का नाम क्या है, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखवाऊंगा, इसको टॉपिक का नाम लिख लो, ऑब्जर्वेशन फ्रॉम ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम, ये दो चीजें हो गई, राइट हैंड साइड में फ्लक्स है, कौन सी फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, और लेफ्ट हैंड साइड में है वी और एफ। ये कहता है अगर फ्लक्स कांस्टेंट रखनी है, क्या रखनी है, तो फ्लक्स कांस्टेंट दो तरीके से रह सकती है, आपको अगर बाई चांस आप अपनी वोल्टेज बदल रहे हो, क्या बदल रहे हो, तो आपको फ्रीक्वेंसी भी चेंज करनी चाहिए, मतलब अगर वोल्टेज आपने डबल कर दी तो फ्रीक्वेंसी भी, वोल्टेज 100 वोल्ट की 200 वोल्ट कर दिया आपने, तो फ्रीक्वेंसी को भी 50 से 100 करना पड़ेगा, तभी तो ये 2f होगी, तभी तो ये वैल्यू वापस क्या आएगी, v बाई एफ। अगर अकेले आपने फ्रीक्वेंसी बदल दी या वोल्टेज चेंज कर दी, उन दोनों में से एक, फ्लक्स चेंज होगा। मैं बताऊंगा अभी फ्लक्स चेंज होने से क्या नुकसान होगा फिर। फ्लक्स पता है कौन सी फ्लक्स है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स है जो ट्रांसफॉर्मर के अंदर बह रही है। और ये मैग्नेटिक फ्लक्स आई कहां से थी, बताओ, ये मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटाइजिंग करंट ने डेवलप करके दी है। किसने डेवलप करके दी है, ये मैग्नेटाइजिंग करंट किसके अंदर था, ट्रांसफॉर्मर के आई नोट के अंदर। उसके दो पार्ट थे, एक उसका रजिस्टिव वाला पार्ट और एक मैग्नेटिक फ्लक्स। ट्रांसफॉर्मर, मैंने कहा था एक्टिव भी तो रहना है, मैंने कहा था कुछ आपको फूड इसलिए भी खाना होता है कि आपके बॉडी के ऑर्गन काम करते रहें। तो ट्रांसफॉर्मर का जो मैग्नेटाइजिंग करंट है, जिसको एक्साइटेशन करंट भी बोलते हैं, ये फ्लक्स वहां से डेवलप हो रहा है, यस और नो। तो आप उस चीज को ऐसा बोल सकते हो, भाई यहां से मुझे कुछ ऑब्जर्वेशन आ रही है, ये कुछ इसको कुछ इस तरह से बोलना चाहिए, अगर कहीं ट्रांसफॉर्मर का इक्विवेलेंट मुझे दिखता है। ट्रांसफॉर्मर का इक्विवेलेंट मैंने कराया कि नहीं कराया, उसमें से मैं कुछ बताना चाह रहा हूं आपको, ठीक है, अदरवाइज फिर मैं आगे बताऊंगा अगर नहीं दिखा मुझे। वापिस आते हैं, बनाए यही बना लेते हैं, इतना टाइम लगाएंगे इसको फाइंड आउट करने में, खुद से ही बना लेते हैं। देखो, आपको याद होगा मैंने ना ट्रांसफॉर्मर के लिए स्टार्टिंग में एक नो लोड करंट दिखाया था, ये यहां से आ रहा है ना, इधर से, तो इसके दो पार्ट किए थे मैंने, एक रजिस्टर वाला पार्ट और एक कौन सा पार्ट लिया था भाई, इंडक्टर वाला। ये कौन सा करंट है यहां पर, मैग्नेटाइजिंग करंट, यही तो फ्लक्स बनाएगा आपका। किसी स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था कि यार जब इंडक्टर का प्रैक्टिकल सिंबल कुछ इस तरह से होता है, तो यहाँ पैरेलल में क्यों। मैंने कहा था कि करंट तो डिवाइड पैरेलल में होगा, तो आप इस चीज को ऐसे समझें, ये ऐसी बात होनी चाहिए कि जब करंट डिवीजन की बात होगी तो इसको रेजिस्टेंस नहीं कहेंगे, कंडक्टेंस कहेंगे, क्या कहेंगे, समझ में आया, और कंडक्टेंस ऑलवेज प्लेस्ड इन पैरेलल।
कंडक्टिव, देखो एक चीज की दो पार्ट है, रजिस्टर और है, देखो रजिस्टर और कंडक्टेंस का दोनों का सिंपल सेम होता है। क्या होता है, मार्केट में आपको कंडक्टेंस नहीं मिलेगी, मिलेगा तो रजिस्टेंस ही। क्या मिलेगा, 1/R क्या होता है। तो ये वो वाला पार्ट है जो करंट ड्रॉ कर रहा है, रजिस्टर का ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी वाइंडिंग का वो वाला पार्ट है जो करंट ड्रॉ कर रहा है। क्या कर रहा है, कंडक्टेंस बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रजिस्टर करंट ड्रॉ, रजिस्टर तो अपने अंदर ड्रॉप लेता है अगर सीरीज का सर्किट आता है, वो मैंने यहां पर बनाई थी, याद है कुछ। लेकिन जो करंट ड्रॉ करेगा वो कौन सा पार्ट होगा, कंडक्टिव पार्ट होगा उसका। क्या होगा, कोयल का कंडक्टिव पार्ट। और जो कंडक्टिव वाला पार्ट है वो कहां आएगा, हमेशा पैरेलल में आएगा। इसको इस तरह से कहना चाहिए, समझ में आया। अदरवाइज रेजिस्टेंस ये भी है और रेजिस्टेंस ये भी है, दोनों का सिंबल, अरे सिंबल क्या है दोनों का, सेम होता है। कंडक्टेंस ऑलवेज, आपने देखा होगा एडमिटेंस हमेशा पैरेलल में ऐड करते हैं, देखा है कि नहीं देखा है। जो कंडक्टिव वाला पार्ट है वो हमेशा हम पैरेलल में देखते हैं। कम टू द पॉइंट, तो इस चीज को खत्म कर लिया हमने। अभी अब देख रहे हैं कि ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं किससे, ईएमएफ इक्वेशन से, जहां हम देख रहे हैं V/F जो आपका आ रहा है वो कांस्टेंट आ रहा है। क्या आ रहा है, ये बहुत बड़ी स्टोरी निकलेगी भाई, क्योंकि जब आपको पता चलेगा, अगर आपको ट्रांसफॉर्मर के लॉस बताने तो आपको V/F की क्या कंडीशन गिवन होगी पेपर में, कि भाई V/F पता होना चाहिए, पेपर में लिखा भी होगा या बाय डिफॉल्ट पता होगा। आपको पता होगा, एक मैं बात बता दूं एमसीक्यू के लिए, ट्रांसफॉर्मर में जब V/F की वैल्यू फिक्स होगी, फिक्स मतलब कांस्टेंट होगी, तब दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एडी करंट किस पे डिपेंड करता है, और हिस्टैरिसीस, एडी करंट लॉस किस पे डिपेंड करता है, पी फॉर्म वाट होती है, और हिस्टैरिसीस किस पे डिपेंड करता है। समझ में आया। इफ V/F इज कांस्टेंट, इफ, क्योंकि देखो जो ट्रांसफॉर्मर में बह रही है वो कहता है कि फ्लक्स कांस्टेंट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, जो ट्रांसफॉर्मर में बह रही है वो चीज क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट। क्योंकि अगर वो चेंज हो रही है तो आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे लॉस कितने हैं। समझ में आया। आपको ना हर चीज को ना आइडियल केस में मान के चलना पड़ेगा। ये मैं बात इसलिए बोल रहा हूं आपको, अभी तक तो आप क्या कर रहे थे, ट्रांसफार्मर में प्राइमरी सप्लाई लगा रहे थे, प्राइमरी में इंड्यूस ईएमएफ कर रहे थे। अब जब आप लॉस निकाल रहे हैं तो आपको फिक्स चीजें चाहिए। क्या चाहिए, तो अभी आप तो आप ये बोल दो कि फ्लक्स कांस्टेंट है। क्या कांस्टेंट है, फ्लक्स कांस्टेंट का मतलब आप बोल रहे हो ना तो आप वोल्टेज बदल रहे हो और ना, और अगर बदल रहे हो तो दोनों एक साथ बदल रहे हो। क्या बदल रहे हो, ताकि जो V/F का रेशियो है वो क्या रहे, ताकि लॉस फिक्स रहे। क्या रहे, आपको पता रहे कितने लॉस आ रहे हैं। दुनिया में हर चीज आइडियल होती है और हर चीज प्रैक्टिकल होती है, मतलब मानते हैं आइडियल को। ऐसे तो फैराडे लॉ की भी ड्रॉबैक है, आपने बुक में पढ़ी नहीं होगी, मैं बता दूंगा आपको, मुझे याद करा देना बस, कि फैराडे लॉ की क्या ड्रॉबैक है। समझ में आया, फैराडे लॉ आइडियल चीजों पे चलता है। फैराडे लॉ का भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, और आप सारी थ्योरी किससे पढ़ रहे हैं, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से। देखा जाए तो थ्योरी गलत है, पर क्या करें, आप चीजों को बस एक बार स्टडी कर रहे हो। ठीक है, तो क्या मान लिया, फ्लक्स कांस्टेंट है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर फ्लक्स मान लिया जो ट्रांसफॉर्मर में बह रहा है, मान लो 100 फ्लक्स बह रही है, कितनी, वोल्टेज या फ्रीक्वेंसी एक बदल गई, एक साथ नहीं बदली, या तो वोल्टेज चेंज हो गई। एक बात मुझे बताओ, V/F का मतलब क्या है, ये 10 ले लो, वोल्टेज वोल्टेज 100 ले लो, फ्रीक्वेंसी 50 ले लो, तो कितना फैक्टर बन रहा है ये, 2/1। अब तो ये कहता है कि ये जो वैल्यू है हमेशा कितनी रहनी चाहिए, 2/1। अगर आप बाई चांस आपकी वोल्टेज आप 200 कर दो और फ्रीक्वेंसी 50 ही रखो, तो कितना आंसर आएगा। तो आप ये बताओ, चार, ये 2/, ये 2:1 बन रहा है और ये 4:1 बन रहा है, तो फ्लक्स बदली कि नहीं बदली, अरे बदली कि नहीं बदली, रेशियो चेंज हो गई। तो मतलब V/F कांस्टेंट नहीं रहा। जब ये भी कांस्टेंट नहीं तो फिर फ्लक्स भी क्या नहीं है, ये भी फिर कांस्टेंट नहीं है, ट्रांसफॉर्मर में बहने वाली को फ्लक्स। अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर इन केस आप अपना दिमाग चलाओ कि चलो भाई फ्लक्स कांस्टेंट रखते नहीं, चेंज करके देख लेते हैं, तो आपके हाथ में क्या पैरामीटर है, अगर फ्लक्स चेंज करोगे तो क्या चेंज करना चाहते हो, कोई एक चीज चेंज कर लो बस। तो मैं एक चीज लिखूंगा, पहले तो ऑब्जर्वेशन, ऑलवेज क्या होना चाहिए, पहले ये बताओ, ये याद रहेगा, अरे याद रहेगा, ये ऑलवेज होना चाहिए। लेकिन इफ V/F जो प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स के नोट फिक्स, आप इसको फिक्स नहीं कर रहे हैं, नोट फिक्स, ट्रांसफॉर्मर में बहने वाली फ्लक्स में बदलने जा रहा हूं, हां जी। अगर मैं चाहता हूं, आपने माई चांस, ये देखो फ्रीक्वेंसी पकड़ा और फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्मर की कम कर दी, क्या कर दी,
बताना भाई मुझे, अगर फ्रीक्वेंसी कम करोगे तो फ्लक्स पे क्या प्रभाव पड़ेगा, बढ़ेगी या घटेगी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा, ध्यान रखना, उल्टा बोलना। मतलब अगर फ्रीक्वेंसी कम हो रही है तो फ्लक्स, और अगर बढ़ जाएगी तो फ्लक्स, मतलब फिक्स नहीं रही, मतलब फिक्स, मतलब आपने क्या कर दिया, वी बाई एफ रेशियो बदल दिया, क्या हुआ, जो ट्रांसफॉर्मर के लिए डिजाइन पैरामीटर था आपने बदल दिया, तो फ्लक्स क्या हो गई, बढ़ गई। आया समझ में? तो इससे क्या हो जाएगा, सुना भी होगा आपने कई बार, फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है और यहां से आपको सप्लाई आ रही है, हालांकि हमें तो वोल्टेज करंट का ही पता होता है, लेकिन फिर बोलते हैं फ्रीक्वेंसी शायद डाउन हो गई है। फ्रीक्वेंसी डाउन होने से आपकी एसी पे फर्क पड़ता है, वो मैं बताता हूं कैसे। क्योंकि ज्यादातर लोगों को एक ही बात पता होती है, ये वोल्टेज या करंट या पावर। अब मैं कह रहा हूं जो ट्रांसफार्मर में बहने वाली जो, क्योंकि मेन जो आपका काम कर रहा है एसी, आपके जो सप्लाई आपको ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू आ रही है वो आपके घर तक आ रही है, ट्रांसफार्मर के थ्रू आ रही है, क्या यस और नो? तो ट्रांसफार्मर में आपने उसकी फ्रीक्वेंसी वी बाई एफ बदल दिया, क्या बदल दिया, तो फ्लक्स क्या हो गया, बढ़ गई। तो इसको मैं यही तो बोलूंगा कि डिमांड ऑफ फ्लक्स कौन सी भाई, तो मैं ये कहूंगा फ्लक्स की डिमांड बढ़ गई, फ्लक्स डिमांड, ध्यान से सुनना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकलेगा यहां से। अब सुनो, आपने क्या कर दिया, फ्रीक्वेंसी कम कर दी, 50 हर्ट्ज से 40 हर्ट्ज कर दी मान लिया, तो फ्लक्स की डिमांड ट्रांसफार्मर क्या करने लग गया, क्या करने लगा, ज्यादा लेने लगा। मुझे फ्लक्स ज्यादा चाहिए भाई एक्टिव रहने के लिए। आपकी बॉडी जो सिर्फ 100 कैलोरी मांगती थी, अचानक आपकी बॉडी में कुछ चेंज आया और आपकी जो बेसिक डिमांड थी सिर्फ सरवाइव करने के लिए वो डबल हो गई। फ्लक्स किस पे फर्क पड़ेगा, जो आपको दे रहा है, यस और नो? तो कहीं ना कहीं फ्लक्स कहां से आ रही है, इससे। ये किसके अंदर प्रेजेंट है, आई नोट के अंदर, यस और नो? और ये आ कहां से रहा है, सप्लाई से तो आ रहा है। सप्लाई पे लाइबिलिटी बढ़ गई, क्या देने की, मैग्नेटाइजिंग करंट। कौन सा करंट देना है भाई, कोई बात नहीं, सप्लाई मैग्नेटाइजिंग करंट देगी, एक बार बना के देखते हैं। देखो आप ये बताओ कि ये जो ट्रांसफार्मर की कोयल है, इसको क्या करना है, आपने मैग्नेटाइज करना है, क्या करना है, इसको मैग्नेट बनाना है। तो आप इसमें क्या छोड़ दो, मैग्नेटाइजिंग करंट छोड़ दो, करंट मैग्नेटाइज कर देगा इसको। अगर ये आइडियल कोयल है, इसमें रजिस्ट्री पार्ट मत मानो, कंडक्टिव पार्ट मत मानो, कर दिया मैग्नेटाइज। लेकिन एक ग्राफ बना के देखते हैं, ये ट्रांसफार्मर की कोर रखी हुई है, इसको मुझे मैग्नेट बनाना है। इधर मैं लिखता हूं करंट और इस साइड लिखता हूं, इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स आ गई। ध्यान से देखना, मतलब अगर मैं अभी स्टार्टिंग में ओरिजिन पे हूं, किस पे हूं, तो अभी जब तक मैंने करंट नहीं दिया, जब तक मैंने करंट नहीं दिया तब तक इसमें कितने मैग्नेटिज्म आएंगे, इस कोयल में कितना मैग्नेट मैग्नेट बनेगा ही, जब तक करंट नहीं दे रहा है कोई मैग्नेट नहीं बनेगा ही। तो ऐसा करो, थोड़ा सा ना 1 एम्पियर करंट दे दो, मान लिया, मान लो 1 यूनिट करंट दे दो, तो इधर इसमें क्या आ जाएगी, एक फ्लक्स जनरेट हो जाएगी। फिर 2 यूनिट करंट दे दो, कितनी फ्लक्स जनरेट हो जाएगी, 2 फ्लक्स जनरेट होगी, मान रहे हो? तो ऐसा करो, इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लो। तो हम क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे करंट बढ़ेगा वैसे वैसे फ्लक्स भी बढ़ रही है, ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, कोर थोड़ी देर में कोर जो है वो क्या हो जाएगी, सैचुरेट हो जाएगी। अब करंट तो बढ़ रहा है, 3 पे हो गया, लेकिन मान लिया कोर 3 पे सैचुरेट होगी, कित पे सैचुरेट होगी, 3 पे। अब करंट 4 हो गया, कोर अभी भी कितनी है, इस लाइन पे चल रही है। करंट 5 हो गया, थोड़ा सा मान लो हल्की हल्की बढ़ रही है। अब क्या होगा, एक टाइम के बाद फ्लक्स को थोड़ा सा भी बढ़ने के लिए ज्यादा करंट चाहिए, जबकि मैग्नेटिज्म तो अच्छी डिमांड है उसकी, अच्छी बात है। लेकिन पहले तो क्या हो रहा था, एक एक यूनिट करंट दिया तुरंत फ्लक्स आ गया, 2 यूनिट फ्लक्स दिया फिर करंट। लेकिन जब कोर सैचुरेट होगी, देखना अब ये बढ़ना बंद नहीं हो गया। अब क्या है, करंट देखो 10 पे भी जाएगा ना, ये बड़ी मुश्किल से, मान के चलो 3 से कहां तक पहुंचेगी, 3.5 तक पहुंचेगी फ्लक्स। फ्लक्स में इधर इंक्रीमेंट कितना हो रहा है, 3 से 3.5 तक, 0.5 का। और ये कहां से कहां तक, ये 3 करंट 3 से कहां तक पहुंच गया, 10 तक। तो अभी देखो 7 यूनिट में मेरे हिसाब से जब 10 करंट पहुंच रहा है तो फ्लक्स भी 10 आनी चाहिए। अब ये बताइए, ये एक तरह से लॉस नहीं है क्या, कोर तो सैचुरेट हो रखी है। अब बताओ फ्रीक्वेंसी चेंज करोगे, नहीं करेंगे, यस और नो? अगर करनी भी है तो फिर वोल्टेज बदल दो, ताकि क्या रह जाए, फ्लक्स की डिमांड कांस्टेंट रह जाए जितनी उसको चाहिए, यस और नो? तो ये पता चला आपको क्या हो जाएगा,
अगर v बाई नोट बना लो, इफ v बाई एफ इज नोट कांस्टेंट, इज v बाई एफ का मतलब ये पैरामीटर आप कांस्टेंट नहीं रख पाए, तो ट्रांसफॉर्मर की के लिए किसकी डिमांड करेगा? मोर डिमांड फॉर मोर रिएक्टिव पावर, डिमांड फॉर, हाँ जी, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होती है? रिएक्टिव पावर एक ऐसी पावर होती है जिसका कोई यूज नहीं है। देखा जाए तो रिएक्टिव पावर कभी कंज्यूम नहीं हो सकती, रिएक्टिव पावर बस वायर में फ्लो होती है, वो कैरियर का काम करती है। रिएक्टिव पावर देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर सुनना है सुन लो, सोर्स से लोड पे जाएगी रिएक्टिव पावर, वापस फिर लोड से फिर से सोर्स पे आ जाएगी, कैरियर का काम कर रही है। किसका काम करेगी? कभी भी कंज्यूम नहीं होती। इसलिए रिएक्टिव पावर, और रिएक्टिव पावर किसको बोल रहा हूं मैं? मैग्नेटिक फील्ड को। किसको बोल रहा हूं? मैग्नेटिक फील्ड सोर्स से लोड पे जाएंगे, लोड से वापस सोर्स पे आ जाएंगे, ये काम कर रहा है। रिएक्टिव पावर कभी भी लोड में जाके कंज्यूम नहीं होगी। अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए रिएक्टिव पावर यूनि डायरेक्शनल होती है कि बाई, बताओ क्या लिखोगे? ऐसे भी जा रही है और ऐसे भी आ रही है, बाई, क्या लिखोगे? और एक्टिव पावर का क्या होता है? जो वाट वाली होती है, वाट जो जाएगी और लोड में कंज्यूम हो जाएगी, वो यूनि डायरेक्शनल होती है। एक्टिव पावर का को पी से में लिखते हैं, सुनते रहना, और रिएक्टिव पावर को क्यू से। इसका यूनिट वाट, किलोवाट, मेगावाट, और इसका क्या होता है? रिएक्टिव पावर का क्या होता है? इसको क्यू से लिखते हैं। क्या होता है वो रिएक्टिव पावर का? वार, केवीआर, एमवीआर, ठीक है। वो के वगैरह इसलिए लगता है जब इनकी वैल्यू बढ़ जाती है। अभी वी बाई एफ का और भी यूज है लॉस बताने में, ठीक है। तो समझ में आ गई ये बात? तो ये रिक्वायरमेंट है, इस तरह से आपको क्या करना पड़ेगा? वी बाई एफ को क्या रखना पड़ेगा? कांस्टेंट रखना पड़ेगा, नहीं तो कोर क्या हो जाएगी? सैचुरेट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अब आपने देखा होगा जनरली जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है वो 50 हर्ट्ज पे काम करते हैं, उनका ट्रांसफॉर्मर तो अच्छा खासा साइज का होता है। इनफैक्ट वो क्रेन के साथ ही उठाते हैं और नीचे रखते हैं, है ना। मैनुअल तो उसका पॉसिबल ही नहीं है उठाना उसको, है ना। लेकिन जो आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स में जो ट्रांसफॉर्मर यूज होते हैं वो बहुत छोटे साइज के होते हैं। वो तो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट लेके घूमते रहते हैं लोग, इसमें भी ट्रांसफॉर्मर होगा, एसी में भी ट्रांसफर होता है, स्टेबलाइजर में भी ट्रांसफर होता है कि नहीं होता है? सब में ट्रांसफॉर्मर होता है। अब ये देखो जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जो ट्रांसफॉर्मर होते हैं उनके साइज में छोटे होते हैं, क्या होते हैं? क्या रीजन है इस बात का? एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, व्हाई द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफॉर्मर आर स्मॉल इन साइज, व्हाई द इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रांसफॉर्मर आर स्मॉल इन साइज। इसका रीजन भी ईएमएफ इक्वेशन के अंदर छिपा हुआ है। किसके अंदर छिपा हुआ है? टॉपिक क्या चल रहा है? ऑब्जर्वेशन फ्रॉम ईएमएफ इक्वेशन, जो हमने ट्रांसफॉर्मर की बनाई, ठीक है। क्लियर है भाई? व्हाई द, तो क्वेश्चन है व्हाई द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफॉर्मर आर स्मॉल इन साइज। देख लेते हैं, व्हाई द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफॉर्मर और स्मॉल इन साइज। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफॉर्मर जो इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होते हैं वो स्मॉल इन साइज क्या होते हैं? ठीक है, एक पॉइंट इन्होंने ले लिया, स्मॉल वोल्टेज पे काम करते हैं, लेकिन मैंने टॉपिक का नाम क्या है? ऑब्जर्वेशन फ्रॉम ईएमएफ इक्वेशन से बताना है। किससे बताना है? देखते हैं कुछ नया पॉइंट निकला। 4.44 फ्रीक्वेंसी फ्लक्स, ये याद करने की जरूरत नहीं है, इतनी बार लिखेंगे, मैंने पहले दिन भी कहा था कि ये तो याद हो ही जाएगा आपको। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये वाली ये क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स, ये कौन सी फ्लक्स है जो ट्रांसफॉर्मर के अंदर बह रही है? इलेक्ट्रिकल सर्किट होता तो क्या बहता? इलेक्ट्रिक करंट। और अब क्या बह रहा है? मैग्नेटिक फ्लक्स। किसमें मेजर करते हैं इसको? वेबर में, है ना। ये बह रही है, यूनिट क्या होती है इसकी? लेकिन एक नया पैरामीटर और आ गया। अब ये बताओ ये बी क्या है? अब फिर बी और फाई में देखो ये भी मैग्नेटिक फील्ड है,
ये मैग्नेटिक फ्लक्स है, थोड़ा फर्क देखना होगा भाई। ये तो मैग्नेटिक फ्लक्स है फाई एम जो बह रही है। फिर बी क्या है? आप बोल रहे हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, बी क्या है? मुझे दोनों में फर्क बता दो जो आप समझ रहे हो। फाई और बीएम में कुछ आप नॉर्मली किसी को कैसे समझाएंगे, तो अलग अलग कैसे हुई? फाई जो होती है ना, कितना मैग्नेटिक फील्ड कितने एरिया में फ्लो हुआ है, बी डॉट डी एस होती है, क्या होती है? ये होती है आपकी, और ये मैग्नेटिक फील्ड है। इसको आप बी डॉट ए भी लिख सकते हो, एरिया। क्या लिख सकते हो? फाई को क्या लिख सकते हो आप? बी डॉट ए, याद रखना इसको। इसका भी मैं यूज करके बताऊंगा अभी आपको। अरे समझ में आया? जो मैग्नेट जो कितने, इसका मतलब ये हुआ कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है कितने एरिया में फैली हुई है, कितने एरिया में, फ्लक्स मल्टीप्लाई बाई दैट एरिया, हमें उसकी नेट मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ओके। मैं चाहता हूं जो ये ईएमएफ ट्रांसफॉर्मर में रहे ना, ये ईएमएफ ये फिक्स रहे। फिक्स के लिए दूसरा वर्ड क्या बना है? कांस्टेंट रहे, ये बदले ना। और मैं करने जा रहा हूं किस पे काम, मतलब किस पे काम करने जा रहा हूं सीधा? हाई फ्रीक्वेंसीज पे काम करने जा रहा हूं। तो हाई फ्रीक्वेंसी, अभी अभी थोड़ी देर पहले मैं रेफरेंस ले लो, मैं 50 हर्ट्ज पे काम कर रहा था और अब मैं गीगाहर्ट्ज में चला गया, तो मेरी ये एफ वाला पैरामीटर बढ़ा के घटा। मुझे एक बात बताओ, ये 4.44 फ्रीक्वेंसी फ्लक्स टर्न आपस में क्या है? ये मल्टीप्लाई है, क्या है? इनके मल्टीप्लाई होने से क्या बन रही है? ईएमएफ की वैल्यू आ रही है। अभी के बाद मुझे बताइए कि लेफ्ट हैंड साइड में बोल रहा है कि ये फिक्स वैल्यू है, जैसे मैं बोल रहा हूं यहां 24 है, यहां 1 है, यहां 2 है, यहां 6 है, यहां 2, इनमें से मैं कुछ भी बदलूंगा ना, तो इस पे फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा प्रोडक्ट पे? मान लिया मैं कह रहा हूं 6 को बढ़ा दो, तो मुझे जरूर इन इसको कम करना पड़ेगा, तब जाके 24 वैल्यू आएगी वापस, फिक्स वैल्यू आएगी। यस और नो? मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने फ्रीक्वेंसी बदल दी, हाई गीगाहर्ट्ज में मैं चला गया, तो मैं क्या करता हूं? फ्लक्स कम कर लेता हूं। क्या कर लेता हूं? फ्लक्स क्या हो जाएगी मेरी, क्या करनी पड़ेगी मुझे? अरे फ्लक्स क्या करनी पड़ेगी? समझ में आया? फ्लक्स आपको, यू हैव टू डिक्रीज द फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स कम करनी पड़ेगी। अब जब फ्लक्स कम करनी पड़ेगी, इमीडिएटली आप क्या लिख लो, यहां से ऐसे ला के लगाएं, बी डॉट डी ए लिख लो। क्या लिख लो? आप कह रहे हो ये वैल्यू मुझे क्या करनी है? कम करनी है। और आप कह रहे हो जो मैग्नेटिक फील्ड का डेंसिटी है, डेंसिटी का मतलब देखो क्या है, अगर ये रूम इतना बड़ा है तब इसमें 100 फ्लक्स है रूम के हिसाब से, है ना? मतलब एक रेशियो होती है किसी चीज की, भाई इतने रूम के हिसाब से 100 फ्लक्स चाहिए। अगर इस रूम का साइज मैं आधा कर दूं, क्या कर दूं, तो ना जो फैलाव है, जैसे अभी ये रूम बहुत बड़ा है तो इसमें 2 लाइटें चाहिए, अगर रूम को मैं आधा कर दूं तो मुझे 1 लाइट चाहिए। रेशियो के हिसाब से काम कर रहा हूं मैं। समझ में आया? तो अगर मैं ट्रांसफॉर्मर के अंदर फ्लक्स कम कर रहा हूं, तो जो मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी है वो मैं चाहता हूं कि रोशनी उतनी रहे जितना, भी देखो रूम अभी इतना बड़ा है, तो दो लाइटों से जितनी रोशनी हो रही है, अगर रूम को मैं आधा कर दूं तो आधी लाइट से काम चल जाएगा, लेकिन मैं कंप्रोमाइज रोशनी लाइट से नहीं करूंगा, लाइट मुझे उतनी चाहिए। अब तो इसका मतलब क्या क्या कह रहा हूं मैं? इसका मतलब मैं ये कह रहा हूं, जो रूम के अंदर जो रोशनी है, जो लाइट है, वो कांस्टेंट रहनी चाहिए। क्या रहनी चाहिए? चाहे रूम, आज कोई कहता है मुझे रूम को बड़ा कर दो और लाइट इतनी मिलनी चाहिए, तो मैं क्या कहूंगा, अच्छा रूम बड़ा कर रहे हो तो फिर लाइट और लगाओ। किसी भी के तरीके से किससे कंप्रोमाइज नहीं होगा, जो उसके अंदर मैग्नेटिक डेंसिटी है उसका फैलाव, वो क्या हो, फिक्स होना चाहिए। ट्रांसफॉर्मर बड़ा हो छोटा हो, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी उसमें क्या रहनी चाहिए, फिक्स रहनी चाहिए। क्या रहनी चाहिए? उसके हिसाब से। ये नहीं है कि छोटा है तो मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी क्या कर दोगे, कम कर दोगे। समझ में आया? तो अभी एक बात बताइए, आपके हाथ में अगर फ्लक्स कम करनी है तो क्या बचा? ये एरिया है, क्या बचा? अब अगर मुझे ये चीज कम करनी है तो बी कम आप कर नहीं पाओगे, तो अब क्या कम करना होगा आपको? अरे मुंह से बताओ क्या कम करना होगा? एरिया मतलब साइज ऑफ ट्रांसफॉर्म, एरिया मतलब, बताओ भाई, समझ में आया?
इसलिए हाई फ्रिक्वेंसी ट्रांसफॉर्मर में हमेशा साइज कम रखते हैं फॉर सेम कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, क्योंकि परफॉर्मेंस से कंप्रोमाइज नहीं होगा। लाइट उतनी होनी चाहिए, चाहे 100 स्टूडेंट है तब भी उतनी होनी चाहिए, और 50 बैठे तब भी सबको सेम दिखनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो चीज वेरिएबल होती चली जाए। आया समझ में? हाँ जी। हाँ जी, समझ में आ रहा है। तो दिस इज योर हाउ वी कैन द ऑब्जर्व ईएमएफ इक्वेशन ऑफ द। तो ईएमएफ इक्वेशन से दो ऑब्जर्वेशन, बार बार बोल रहा हूं, ईएमएफ इक्वेशन से दो ऑब्जर्वेशन। जो ईएमएफ इक्वेशन आपने पढ़ी, ईएमएफ इक्वेशन से एक तो क्या निकाल, समझ में आया? ये बात नहीं भूलनी। और दूसरी ऑब्जर्वेशन साइज ऑफ ट्रांसफॉर्मर। अगर ये स्टोरी आपके दिमाग में है तो अच्छे से आप दो एमसीक्यू अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है जी। हालांकि ये आगे भी यूज होना है, फर्दर इसका यूज होगा भी। नाउ एक टॉपिक पे काम कर लेते हैं, लॉसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मर। लॉस क्या होंगे ट्रांसफॉर्मर? हालांकि 100% एफिशिएंट माना जाता है ट्रांसफॉर्मर को, लेकिन लॉस तो होते ही हैं हर चीजों में। नेग्लिजिबल लॉस होंगे लेकिन होंगे। तो लॉस को आप क्या करो, दो कैटेगरी में डिवाइड कर लो, मेजर लॉस और माइनर लॉस। हमें मेजर लॉस पे ज्यादा कंसंट्रेट करना है, माइनर लॉस पे ज्यादा ध्यान देना है। फिर भी मैं माइनर लॉस आपको लिखवा देता हूं, जिसको आप स्ट्रे लॉस बोलते हो। क्या बोलते हो? स्ट्रे लॉस। स्ट्रे लॉस कोर में भी हो सकता है और कॉपर वाइंडिंग में भी हो सकता है। कोर में भी हो सकता है, और जो एक तरह से ना लीकेज फ्लक्स है। क्या है? आप ये बताओ यार, आप बार बार बोल रहे हो कि यार ये जो ट्रांसफॉर्मर है, ये सारी फ्लक्स इधर चला जाएगा, इधर से घूम के यहां आ जाएगा, है ना? लेकिन अगर कुछ फ्लक्स नीचे आ गया तो यहां से भी बात पूरा कंप्लीट करें। क्लोज लाइंस होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो ये क्या फ्लक्स है? लीकेज फ्लक्स है। क्या है? अगर कुछ फ्लक्स निकल गया अंदर की तरफ, क्या निकल गया? मे बी सम टाइम सम लीकेज आर देयर। आप समझ रहे हैं? अगर जो मटेरियल है कहीं से परफेक्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल नहीं है, मटेरियल ही तो बनाया आपने, नहीं बना वो उस तरह का, आप उस एरिया में मटेरियल में क्या रह गई? हाई रिलक्टेंस रह गई। क्या रह गई यार? इंस्ट्रूमेंट मटेरियल डिफेक्ट भी तो होते हैं, नहीं बना पाए आप। तो अगर ये मान लिया जाए कि कुछ लॉस है, क्या है, तो वो इसलिए बिल्कुल माना कि अगर मटेरियल आपने परफेक्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल नहीं बना पाए, बना तो पाओगे भी नहीं आप, तो उसमें कुछ लॉस और मान लेंगे जो किसमें कंसीडर होंगे? अरे क्या होती है लीकेज? तो हर जगह ही होती है लीकेज लॉस। कोई जरूरत नहीं है इनको पढ़ने की, लीकेज लॉस को। एक और माइनर लॉस में एक और आते हैं, डाइलेक्ट्रिक लॉस। ये डाइलेक्ट्रिक वर्ड को अंडरलाइन कर लेना। डाइलेक्ट्रिक का मतलब होता है इंसुलेटर। डाइलेक्ट्रिक का मतलब होता है इंसुलेटर, याद रखना। ट्रांसफॉर्मर में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यूज होता है, जैसे ट्रांसफॉर्मर ऑयल। ट्रांसफॉर्मर ऑयल, वाइंडिंग को भी तो इंसुलेट करते हो आप। किसको इंसुलेट करते हो? ट्रांसफॉर्मर ऑयल। वाइंडिंग को जो आप का इंसुलेशन लगाते हो नहीं लगाते हो? यहां पर जो वेस्ट हो रहा है, लॉस हो रहा है, वो किस में आएगा? डाइलेक्ट्रिक लॉस में आएगा। किस में आएगा? इसको आप माइनर लॉस कंसीडर करोगे। क्या कंसीडर करोगे? माइनर लॉस। मेजर जो लॉस है आपके, जो कल भी आपने पढ़े हैं, कॉपर लॉस,
और ये आपके मेन एग्जाम में कॉपर लॉस को पीसी लिखते हैं और इसको लिखते हैं पीआई। पीसीयू लिख लो, पीसीयू, क्योंकि इसको आप फिर पीसी लिख लेना, एक ही बात है। अरे आया समझ में? जो कॉपर लॉस कहां होगा? जो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग है, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग, वाइंडिंग ऑफ, अरे आई स्क्वायर आर लॉस, वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर, परफेक्ट जो वाइंडिंग में लॉस होना है। और ये बिल्कुल डिपेंड करेगा, वाइंडिंग में लॉस किस बात पर डिपेंड करेगा? देखो वाइंडिंग, कुछ बच्चे मुझे कह रहे थे यार वाइंडिंग में लॉस क्यों क्यों ले रहे हो आप? क्यों नहीं लूंगा? सप्लाई तो V1 है, वाइंडिंग में तो इंड्यूस हुई है, लोड तो यहां पर लगा हुआ है, तो यहां तो जो भी ईएमएफ इंड्यूस हो रही है, यस और नो, यहां जो आई स्क्वायर आर लॉस होगा वो मेरे लिए, क्योंकि अब तक लोड पे नहीं गया ना, मैं कहां नहीं गया, तो लॉस ही माना जाएगा। तो वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर, एक बात मुझे बताओ, यहां पर आपने E2 जनरेट की और लोड कहां लगा हुआ है? यहां पर, इधर देखो भाई। तो ये जो यहां पर लॉस होगा वाइंडिंग में, ये किस बात पे डिपेंड करेगा? लोड पे। अरे यार यहां पर इस एरिया में जो करंट फ्लो करेगा ना, वो कौन डिसाइड करेगा? अगर यहां 10 वोल्ट है और लोड की वैल्यू 1 ओम हुई, तो कितना करंट फ्लो करेगा? 10 एम्पियर। अगर ये 10 वोल्ट है, लोड 2 एम्पियर हो गया, तो लोड डिसाइड करेगा। तो ये वाइंडिंग ऑफ, ये लोड डिपेंडेंट लॉस है, क्या है? लोड डिपेंडेंट लॉस। मतलब अच्छा एक बात, भैया आप ट्रांसफार्मर लेकर आ रहे हैं, आपको थोड़ी ना पता कितने लोड, किस एरिया में कितना लोड हो जाएगा। आपको तो क्या पता, आप 100 केवीए का ट्रांसफार्मर लेके आए 200, तो लोड तो वहां पर चेंज ही होगा। और ये भी फिक्स है, एक टाइम में, किसी भी टाइम में, कोई 4 घंटे का स्लॉट ले लो, अभी आपने मॉर्निंग के 4 घंटे उठाए, इवनिंग के 4 घंटे, आप तो तब भी फिक्स नहीं कर बता सकते कि लोड इतना रहेगा ट्रांसफार्मर पे। और यही सबसे बड़ी वजह है, ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग है वो किलोवाट आवर में नहीं होती, केवीए में होती है। क्यों? क्योंकि किलोवाट आवर तब बनेगा जब आप लोड फिक्स कर दो, क्या कर दो कि ये लोड है, क्योंकि लोड डिसाइड करेगा पावर फैक्टर। बहुत सारे स्टूडेंट समझ ही नहीं पाते इस बात को, यार पावर फैक्टर है क्या? पावर फैक्टर डिसाइड होगा लोड से, यस और नो। अगर लोड आप बोल दो प्योर रजिस्टिव है, तो यूनिटी पावर फैक्टर चलेगा, मतलब वी और आई फेज में चलेंगे, मैक्सिमम पावर यूज होगी आपकी। समझ में आया? इसलिए यूट्यूब पे भी मैंने देख रहा था कि वाई द ट्रांसफॉर्मर जो रेटिंग ऑलवेज गिवन इन केवीए, और बहुत सारी थ्योरी बता दी। अरे यार जब लोड पता ही नहीं है आपको, तो फिर आप केवीए में लिखोगे? वी और आई का पता होता है, आप जनरली मान लेते हो मैक्सिमम कैपेसिटेंसी वी आई के हिसाब से इतना आना चाहिए। 100 केवीए का ट्रांसफॉर्मर है, और केवीए किससे बनेगा? वी इंटू आई से। समझ में आया? तो यू डू नॉट नो द लोड। तो जो कॉपर लॉस होगा, कॉपर से समझो, कॉपर मतलब कंडक्टर, याद करने का तरीका। और वहां पर जो लॉस होगा वो आई स्क्वायर आर लॉस होगा, वो आपका लोड डिपेंडेंट लॉस होगा। इसलिए याद रखना, एक वर्ड बना है इंग्लिश में बड़ा अच्छा वर्ड, अगर एक कांस्टेंट होती है वैल्यू, तो उसका उल्टा क्या होता है? वेरिएबल। क्या होता है? हालांकि वेरिएबल को बोलते हैं चेंजिंग, क्या बोलते हैं? और कांस्टेंट को बोलते हैं फिक्स। लेकिन जब आप इंजीनियरिंग का पेपर देने जाओगे, तो आपको फिक्स की जगह लिखा मिलेगा कांस्टेंट, और चेंजिंग की जगह लिखा मिलेगा वेरिएबल। क्या मिलेगा? तो अगर कोई पूछे वेरिएबल लॉस कौन सा होता है, बताओ, जो बदल रहा है, कौन सा लॉस का नाम लोगे ऊपर आके? कॉपर लॉस वेरिएबल लॉस होता है, चेंज होता रहता है लोड के साथ साथ। याद रहेगा? आप देख लो, मैंने करके भी दिखा दिया। यहां पर इस एरिया, इस लूप में जो करंट फ्लो हो रहा है, वो लोड डिसाइड करेगा। कौन डिसाइड करेगा? आप बात मुझे बताओ, अगर यहां पर वाइंडिंग में वोल्टेज इंड्यूस हुई, ये सेकेंडरी साइड है, यहां आप लगाओ ही मत लोड, अभी कितना करंट बह रहा है बताओ? और जैसे ही लोड लग गया तो करंट बहना शुरू हो जाएगा। तो फिर यहां पर जो वाइंडिंग में करंट यहां से घूम के यहां पर आएगा करंट वापस, तो इसमें आई स्क्वायर आर लॉस कौन करवाएगा? इसमें आई स्क्वायर आर लॉस कौन करवाएगा? वाइंडिंग नहीं, लोड करवाएगा। लोड ने पास पूरा किया ना पहले, मैं ये कह रहा हूं पहले, वाइंडिंग के अंदर तो होगा। तो याद रहेगा, कॉपर लॉस ऑलवेज चेंजिंग लॉस, वेरिएबल लॉस। नेक्स्ट कोर लॉस पे आ जाते हैं। तो मेजर लॉस में ट्रांसफॉर्मर के एक लॉस आप कवर कर चुके हो, जिसको आप बोल रहे हो पी। मतलब क्या होता है भाई? वॉट।
इसलिए कॉपर लॉस जब आप निकालोगे जो आंसर आएगा ना वो लॉस का, वो किस में आएगा? पी फॉर वाट होता है, याद रखना, कहीं भी नहीं बदलूंगा मैं ये बात, चाहे कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं। पी मतलब वॉट, पी मतलब जैसे आई फॉर करंट होता है ना, ऐसे पी फॉर वोट होता है। पी फॉर वॉट, क्यू फॉर वॉट मतलब एक्टिव पावर जो रजिस्टर में कंज्यूम होती है। समझ में आ गया? अब किसकी बात करेंगे? आयरन या फिर कोर लॉस। इसको आई फॉर आयरन लॉस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हाँ जी, दूसरा लॉस कौन सा हुआ ट्रांसफार्मर में? मेजर आयरन लॉस। अब ये कहां होगा? ट्रांसफार्मर की कोर में। अब एक बात बताओ मुझे, आपने जब ट्रांसफार्मर की कोर बना ही ली, कोर तो एक बार बन गई तो वो तो फिक्स हो गई, है ना? तो बार बार आप, ये किसी लोड पे डिपेंड भी नहीं करता, इसलिए इसको बोलते हैं फिक्स या कांस्टेंट लॉस। क्या बोलते हैं? एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव देने जा रहा हूं अभी आपको 1 मिनट के बाद। ये कैसे होते हैं कोर? और कोर लॉस में कौन कौन से लॉस होते हैं बताओ, कल की क्लास आप लगा के आए हो। एक तो इनमें होता है एडी, यस और नो? और एक कौन सा बताओगे? एडी किस वजह से आया? जो आयरन के अंदर ना, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर ईएमएफ बन गई। क्या बन गई? तो एडी करंट उस वजह से आया, जो उसके अंदर लूप बन गए। क्या बन गए? बहुत सारे लूप, एडी लूप बन गए। क्या बन गए? अगर ये पूरा आयरन है आपका, मान लो इसके अंदर जो डिफरेंट पार्ट में करंट फ्लो हो रहा है ऐसे, वो कौन सा? एडी मतलब लूप, सर्कुलर लूप। तो ये किस वजह से आया? ये एसी होने की वजह से आया, क्योंकि एसी ने क्या करा? फ्लक्स चेंज करी। बिल्कुल सही बात, फ्लक्स चेंज करी। फ्लक्स चेंज होने से अंदर कनेक्टर तो था ही, ये ईएमएफ बदल गई, कहीं पर प्लस आ गया कहीं पर माइनस, और जैसे ही प्लस माइनस बनता है कनेक्टर के अंदर, तो करंट इलेक्ट्रॉन स्टार्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड किसको धक्का देगा? इलेक्ट्रॉन्स को। चलो फ्लो करो फिर, बात को पूरा करो। तो यहां पर एक लॉस हो जाएगा। तो ये एडी करंट, अगर जो लॉस है वो किसका लॉस है? कोर का। किसका? अब कोर आपने जरूर लिया था फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, लेकिन वो गलती से कंडक्टिंग भी है, यस और नो? अरे कंडक्टिंग मीडियम भी तो है वो, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कंडक्टिंग भी है वो। क्या है? हाँ, वो उसकी म्यू आर अच्छी है बस। क्या है? क्लियर हुआ? दूसरा बताओ, हिस्टेरिसिस लॉस किस वजह से आया? जो उसने अपने अंदर रेजिडुअल मैग्नेटिज्म रख लिया, उसको खत्म करने के चक्कर में लॉस होना शुरू हो जाएगा। क्या होना जाएगा? पॉजिटिव को नेगेटिव, पॉजिटिव साइकिल को नेगेटिव कंपनसेट करेगा कुछ देर के लिए, और नेगेटिव साइकिल को पॉजिटिव। जो पॉजिटिव साइकिल का फ्लक्स बनेगा वो नेगेटिव साइकिल को कुछ देर के लिए क्या करना पड़ेगा? कंपनसेट करना पड़ेगा, यस और नो? पहले वाली फ्लक्स बच जाती है, पहले वाली फ्लक्स। समझ में आया? तो इसके लिए आपका दूसरा लॉस है कौन सा? तो ये तो, इसका तो रीजन एसी है। ये तो रहेगा ही रहेगा। इसको कम कैसे कर सकते हैं, और इसको कैसे कम करेंगे देखेंगे आगे चलकर, ठीक है? और ये किसकी वजह से आ रहा है? मटेरियल की वजह से आ रहा है। किसकी वजह से आ रहा है? क्योंकि मटेरियल आपने ऐसा लिया है। मटेरियल बदल दो, लॉस बदल जाएगा। ना लो कोर, एयर ले लो, ये हिस्टेरिसिस लॉस ही खत्म हो जाएगा, है ना? एयर को, ट्रांसफॉर्मर का हिस्टेरिसिस लॉस का कर्व जो बनता है वो क्या बनता है? स्ट्रेट लाइन। क्या बोलते हैं अब इस लाइन को? देख लेना, ऑब्जेक्टिव मिलेगा आपको ऐसा। स्टेट, इसमें कोई हिस्टेरिसिस लॉस नहीं है। हिस्टेरिसिस लॉस उस कर्व, ये बीएच कर्व है। हिस्टेरिसिस लॉस उस कर्व में होगा जिसका कुछ एरिया ये क्या हो, दिखे, उसमें ये शेप दिखे आपको। समझ में आया? ये तो दिख ही नहीं रही है, स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो गई, तो फिर कोई लॉस नहीं है। हाँ जी, ये बताइए भाई, ये लॉस समझ में आया आपको? आपको एमसीक्यू की बात करते हैं, एक एमसीक्यू देख लेते हैं छोटा सा। देखिए, ट्रांसफॉर्मर की आपको किसकी बात करनी है हमेशा? ट्रांसफॉर्मर की एफिशिएंसी कुछ ऐसे डिजाइन होती है, जब भी मैक्सिमम मिनिमम मिनिमा निकालते हैं तो आपको डेरिवेटिव यूज करना होता है। क्या यूज करना होता है? तो एक एक्सप्रेशन बनाएंगे मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए, उस एक्सप्रेशन से एक वैल्यू निकलेगी, एक कंडीशन निकलेगी। आप एक बात बताइए, सबने मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम पढ़ा है? तो आपको याद होगा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में, क्योंकि मैं इसलिए कराता हूं, इंपॉर्टेंट बात है, और यहां पर भी यूज हुई थी, एक दिन बताया था। सुनना मेरी बात, मैं ये चाहता हूं, ये आर एस की वैल्यू, ये सोर्स का रेजिस्टेंस है, अगर 10 ओम है,
तो मुझे ये बताओ आरएल में क्या रखूं, आरएल की वैल्यू क्या चेंज करूं कि मेरा सोर्स से लोड पे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो जाए। 10 ओम ही रख दूं, मतलब मुझे कंडीशन क्या आ गई, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का एक नंबर का फ्री का क्वेश्चन है। लोड रेजिस्टेंस जो दिख रहा है ना उसको सोर्स के बराबर रख दो, आंसर उसी में लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ही, और इमीडिएटली क्या क्या ट्रांसफर हो जाएगी, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। मतलब कितनी होती है ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि आधी तो यहां कंज्यूम हो जाएगी। अब यहां पर भी वही है, मैक्सिमम टावर एफिशिएंसी के लिए आपको जो आयरन लॉस है वो किसके बराबर करना पड़ेगा, कॉपर लॉस की। आयरन तो कोर लॉस खुद ही है, आयरन को कोर लॉस भी बोलते हैं। आयरन मतलब कोर, किसकी बड़ी है, कोर किसकी बनी है, देखा जाए तो आयरन ही है वो। आयरन में बस आपने कुछ और ऐड कर रखा है, यहां पर स्टील टाइप कुछ होता है, कार्गो स्टील, ठीक है। तो, तो आपको ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। जब आपको पूछा जाएगा कि ट्रांसफार्मर की मैक्सिमम एफिशिएंसी कब आएगी, तो चार ऑप्शन लिखे होंगे। जैसे आरएल बराबर आरटीएच है ना, तो ये क्या आ गई, इसको क्या बोलोगे आप, क्या बोलोगे इसको, अरे कंडीशन बोलोगे किसकी, मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। और जैसे यहां पर होता है आरएल बराबर आरटीएच, ये भी कंडीशन है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम की। अब मैं क्वेश्चन आपसे न्यूमेरिकल टाइप पूछ रहा हूं यहां से, पहले बताओ यहां तक समझ में आया। मुझे एक क्वेश्चन में इस तरह से ट्रांसफार्मर का पूछ रहा हूं आपसे स्टेटमेंट बना के कि एक ट्रांसफार्मर में को मैक्सिमम एफिशिएंट होना है, आयरन लॉस है 500 वाट और कॉपर लॉस है 250 वाट, तो मैक्सिमम एफिशिएंसी कब आएगी। देखो सीधी सी बात है, ये तो चेंज हो नहीं सकता, नोट चेंज। इसी को बदल कर अपने अंदर 250 ऐड करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, क्योंकि कॉपर लॉस वेरिएबल है क्या है। तो ये जब 250 से ये क्या ना हो जाएगा, तो इमीडिएटली क्या निकलेगी आपकी, क्योंकि चेंज जो होगा उसी को तो करेंगे चेंज। आयरन लॉस पे क्या लिखा हुआ है मैंने, आयरन लॉस पे फिक्स, वो नहीं फिक्स चेंज होते। चेंज कौन से होंगे फिर, जो चेंज हो सकते हैं, कौन से, कॉपर। तो चेंज उसको करेंगे जो चेंज हो सकते हैं, तो लोड को चेंज होना होगा, कॉपर लॉस चेंज होकर किसके बराबर आएगा, कांस्टेंट लॉस के। तो क्या क्या कंडीशन आएगी, मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर। ये सिंबल किसका है भाई, एफिशिएंसी का। एक आध न्यूमेरिकल कराऊंगा इस पे मैं, अभी की आज की क्लास में ही कराऊंगा। यहां तक बताओ समझ में आया कि नहीं आया। चलिए थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं इनकी। कोर लॉस का दूसरा नाम क्या बोल रहे हैं आप, अब मैं थोड़ा लिख देता हूं ताकि टॉपिक बदला तो आपको पता भी, हर जगह नहीं बताया जा सकता हर लॉस। ये लॉस है ट्रांसफार्मर का, इसको आप एक तरह से पीआई भी लिख रहे हो या फिर क्या लिख सकते हो, पीसी। लेकिन याद रखना, जब पेपर में इसने बोला ना पीसी कॉपर लॉस है, क्या हो सकता है टर्मिनोलॉजी क्या है, अगर वो पीसी को कॉपर लॉस बोलेगा ना, तो याद रखना वो कोर लॉस को फिर पीआई से रिप्रेजेंट कर देगा। किससे रिप्रेजेंट कर देगा, क्योंकि मैं तो आपको अलग करने के लिए ना कॉपर लॉस को सीयू से लिखवा रहा हूं। यार टर्मिनोलॉजी थोड़ी ना कोई बदल, मतलब बदली तो बदल देगा लेकिन लिख देगा वहां पे, समझ नहीं आपको खुद होगी। आप ये मत समझना ये पीसी लिखा हुआ है और पीसीयू लिखा है ये एक ही बात है, नहीं। अब ये कोर लॉस है पीसी और ये कॉपर लॉस है, ये क्या आना चाहिए बराबर। कंडीशन है किसकी, कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। अब मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगा कि जो एडी करंट लॉस है जो ट्रांसफार्मर का और हिस्टैरिसीस लॉस है, इसके लिए कोई किसी ने कुछ मैथमेटिकली कोई इंपीरिकल फॉर्मूला भी दे रखा है, हाँ उस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे सीधा सीधा। जो मैं अभी लेटेस्ट ये बात बोली है मैंने, ऐसा कोई जेई का एई का कोई एग्जाम नहीं गया जिसमें इस एरिया से न्यूमेरिकल ना आता हो। अभी जो बता रहा हूं इससे भी आएगा। ये जो बातें होती हैं कि एडी करंट फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, वोल्टेज पर डिपेंड करता है, ये उससे बहुत सारे क्वेश्चन इसी टॉपिक को 10 मिनट 10 बार पढ़ लेना, बस पढ़ना 10 दिन, मतलब एक बार पढ़ लिया फिर उसके बाद 10 दिन बाद फिर 15 दिन बाद बार बार पढ़ना है, नहीं है कि एक दिन एक ही दिन पढ़ लिया। ऐसे तो फिर एक ही बार 50 साल का खाना खा लो, एक ही बार जिम कर लो पूरी। बात है कि तैयारी करनी है, कंसिस्टेंसी ये पकड़नी है कि रोज करना है। क्या कहते हो, इस बात पे कभी नहीं है कि आज मैं पूरा पढ़ लूंगा फिर मैं पूरा हफ्ता फिर मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, ये नहीं चलेगा, फिर छोड़ दो पढ़ना।
अपने से कमिटमेंट ये करो कि मैं चाहे कुछ भी हो, नया जो दिन आएगा उसमें मैं 2-3 घंटे दूंगा ही दूंगा, बस इतना सा ही सोचना है। कोई प्लानिंग नहीं करनी, कोई टाइम टेबल नहीं बनाना। ये वेस्ट होते हैं, कभी फॉलो नहीं होती चीजें। समझ में आया? हालांकि अगर आप सोच रहे हैं मेरा क्या बनेगा, ये क्या होगा, मेरा एग्जाम क्लियर होगा कि नहीं होगा, ये डाउट सब स्टूडेंट का है, ऐसे मुझे पता है, ये सबका डाउट है। तो आप कोई नए नहीं हो, तैयारी हुई नहीं है, पेपर से पहले एनेक्सिटी होनी, टेंशन हो जाती है, ये सबको होती है। एक काम करो परफेक्ट तरीके से, रोज पढ़ो 2 घंटे 3 घंटे बस, बाकी छोड़ दो। हाँ, साथ साथ मैंने जो बताया तरीका एमसीक्यू वाला, खुद से फॉलो होता ठीक है, नहीं मुझे 4 महीने 5 महीने बाद बता देना। सिलेबस तो सर मैंने कर लिया, अब मैं क्या करूं कि मैं एमसीक्यू वाले को पकड़ पाऊं, क्योंकि आपको पता है अगर वो मैं आपने पकड़ लिया ना 2 महीने भी, तो एग्जाम नहीं आपसे नहीं बच सकता। समझ में आया? तो आपको बस उतना ही टारगेट करना है। चलिए एडी करंट की बात कर लेते हैं सबसे पहले। एडी करंट किसकी बात? एडी करंट लॉस की। ऐसा करते हैं यार, एक साथ लिखते हैं फॉर्मूले, ताकि याद करने में आसानी रहेगी। दोनों फॉर्मूले पहले एक साथ लिख देता हूं। कुछ इंपेरिकल फॉर्मूले हैं, इंपेरिकल मतलब किसी ने डराइव कर रखे हैं, उनसे बड़ा फायदा मिलेगा हमें। दो लॉस हैं कोर में ट्रांसफॉर्मर की, एक तो एडी है और एक कौन सा है, हिस्टेरेसिस। हाँ जी, यहां के लिख लो, किस पे डिपेंड करेगा, के पे। के कोई कांस्टेंट होगा, क्या होगा? और जब एडी करंट है तो एडी करंट कांस्टेंट लिख लो यहाँ पे, ई के ई। इसको हिस्टेरेसिस है तो हिस्टेरेसिस लिख लो, शायद काम आए आपकी चीजें। इसके बाद यहां लिख लो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, क्या लिख लो इसको, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। बीएम लिखा है उसने फॉर्मूले में, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी M4। अदरवाइज बी लिखना चाहते हो तो बी लिख लो, तो इधर भी बी लिख लो, थोड़ा बढ़िया रहेगा भाई, आपको बड़ा सही लगेगा ये चीज कि अगर आप एक साथ लिख गए, ठीक है। तो मैं अलग अलग जगह से लिख रहा हूं इसको, लेकिन लिखने की कोशिश कर रहा हूं एक जगह। एडी में यहाँ एफ स्क्वायर है, और यहां पर बी में, थोड़ी बी में चेंज रह गया, बी में यहाँ स्क्वायर कर दो, और यहाँ बी में इसके पावर 1.6 लिख लो। अब आप कहेंगे कहां से आया, मैंने कहा ना इंपेरिकल फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला है। इधर एफ स्क्वायर कर दिया और इधर कर दिया एफ। अब ऐसा कर रहा हूं मैं, जो चेंज है ना उस पर आपने भी ऐसे ही करना है, उस पर टिक लगा लिया। हालांकि चेंज में तो बी में भी दिख रहा है, लेकिन बी दोनों जगह प्रेजेंट है ना। फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर हो गया, क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर। किसमें हो गया, एडी करंट में। किसमें? फ्रीक्वेंसी बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है, अभी वी बाई एफ में भी देखा था आपने, ठीक है। इसके बाद एडी करंट में, अब एडी करंट में आपने इमेजिन करो कि आपको कल भी बताया था मैंने, इसकी एडी करंट को कम करने के लिए ना आप इसकी स्लाइसिस की फॉर्म में कट करते हो पहले इसको, और फिर वापस जोड़ लेते हो, तो बीच में इंसुलेशन करते हो। इंसुलेशन का कुछ ना कुछ थिकनेस भी होता होगा, क्या होता होगा? अगर एडी करंट में थिकनेस है तो यहां पर टी भी आएगा, क्या आएगा, T4 थिकनेस है, T4